हर्षवर्धन करके एक स्टूडेंट था हमारा जी, सेकेंड ईयर में उसको पैरालाइज हो गया एक तरफ। नाउ ही वाज एडमिटेड फॉर मोर देन 4 मंथ्स। उस टाइम पे कोरोना था, पेरेंट्स जा नहीं पा रहे थे। जब डिस्चार्ज हुआ तो पता चलता है कि वो जो बीमारी था वो इंश्योरेंस में कवर्ड थी। जो कंपनी वाले थे 18 लाख का उन्होंने बिल बना दिया। जो कॉलेज में पढ़ने गया उसका टोटल खर्चा 25 लाख 4 महीने का बिल 18 लाख। What led you start Edurizon? वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी कि आपको लगा कि मुझे कंसल्टेंसी में जाना? आई स्टूड सेकेंड इन वेस्ट बंगाल बोर्ड इन कॉमर्स पूरा स्टेट में, और इतना अच्छा स्कोर लेके भी मुझे जो कॉलेज में एडमिशन मिला दैट वाज नॉट दैट गुड। आई वुड से एक स्टूडेंट जितना कैपेसिटी का है उसको उस लेवल का कॉलेज मिलना चाहिए। जब MBBS अब्रॉड की बात करते हैं तो ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो इंडियन पेरेंट्स कंसिडर करते हैं या स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं? 70% स्टूडेंट प्रेफर रशिया। व्हाट आर द की फैक्टर्स जो एक पेरेंट को या एक स्टूडेंट को देखना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनी कंट्री? 2021 18 नवंबर से पहले ये डेट को हमें याद रखना है। हमें कुछ भी करना है इसके कंडीशंस को फुलफिल करके करना है, अदरवाइज हमारा डिग्री वैलिड नहीं। कितना बड़ा रिस्क हो जाता है स्टूडेंट के लिए अगर वो डीप रिसर्च नहीं करके जा रहा, अगर वो एक सही ट्राइड एंड टेस्टेड कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जा रहा, जो इंडिया से बाहर आज तक गया नहीं, खाली अपने डेस्क पे बैठ के वीडियो बना रहा है, जियो ने फ्री कर दिया, ये सोच के हम उसको चूज करते हैं कि मेरे बगल का कंसल्टेंसी है, इसको भरोसा करते हैं। कंसल्टेंसी वो चूज करें जो जाने से पहले नहीं, पहुंचने के बाद का भी रिव्यू वीडियो देता है, जो आप प्रोवाइड करते हैं। Hello everyone, I am Navtej Gaikwad and welcome to our very first podcast. इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है MBBS अब्रॉड के बारे में। ये पॉडकास्ट उन पेरेंट्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो अपना MBBS अब्रॉड से करना चाहते हैं। आज का ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंसाइटफुल एंड डिटेल होने वाला है ऑन MBBS अब्रॉड, बिकॉज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं he has more than 20 plus years of experience in abroad consultancy. Also, इन्होंने more than 3000 students को abroad studies के लिए भेजा है. He is none other than Mr. Madil Sheikh, MD, Edurizon Pvt Limited. तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सर व्हाट लेड यू स्टार्ट Edurizon? वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी कि आपको लगा कि मुझे कंसल्टेंसी में जाना है? इस आंसर को देने के लिए मुझे I have to go back 20 years down the lane, memory lane. जब मैं छोटा था तो मैं देखता था my father used to be a businessman. तो मैं देखता था कि उनके आसपास बहुत सारे लोग रहते थे. He used to command those people, he used to manage those people. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा fascinate करता था. So मैंने इसके लिए फिर BBA करा because I want to manage people. फिर मैंने MBA किया. After that I got campus placement in ICICI Bank as a branch manager. So मुझे लगा नहीं कि this is my cup of tea. Sitting in a 10 by 10 room, managing things, और वो 10 by 6 का जॉब करो और you are earning for that time only because my capacity was much more. Because मैं चाहता था कि मैं सिर्फ वो 10 by 6 में काम करके कमाऊँ ना, मैं उसके बाद भी कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए भी पैसा चाहिए था और मेरा विजन कुछ और था. बचपन से ही सपना था मुझे एक बिजनेस पर्सन बनना है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना है. और दूसरा पॉइंट ये था कि आई टूक माई एडमिशन इन BBA थ्रू अ कंसल्टेंट ओनली, whereas my score was very good. You would be surprised to know I stood second in West Bengal board in commerce पूरा स्टेट में. That's great. आप समझ रहे हो? और इतना अच्छा स्कोर लेके भी मुझे जो कॉलेज में एडमिशन मिला that was not that good, I would say. तो मुझे लगा there is a gap. वो आपको फीलिंग जस्टिफाइड नहीं हुई? बहुत खराब लगा मुझे कि एक स्टूडेंट जितना कैपेसिटी का है उसको उस लेवल का कॉलेज मिलना चाहिए. श्योर. नंबर 2, MBBS इंडिया और अब्रॉड में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज चल रहा था, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं था. when a student plans to go abroad, उसके मन में बहुत ज्यादा भय भीति होता है. पेरेंट्स के मन में रहता है कि इंडिया नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो वो मेरे बच्चे को कौन ख्याल रखेगा, उसका पोस्ट अराइवल सर्विसेज क्या होगा, इन केस अगर बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, लोकल में कोई परेशानी होता है तो वो कौन ख्याल रखेगा. और ये चीज का मुझे लगा एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि पेरेंट्स देखते थे या मैं जो देखता था कि बच्चे को भेज दिया उसका लगता है काम हो गया. ये गलत है. MBBS अब्रॉड मतलब कंसल्टेंट का मेजर रोल शुरू होता है पहुंचने के बाद. और मुझे वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा
दैट वाज द सेकंड ड्राइविंग फोर्स हम्म। टू स्टार्ट दिस बिजनेस। मतलब मेन आपका फोकस था टू हेल्प दोज चिल्ड्रन एंड पेरेंट जहाँ पे ये बहुत ज्यादा ये फेस कर रहे थे जो बाकी लोग यस, नहीं कर पा रहे थे। यस। सर, तो जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं हम, तो ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो इंडियन पेरेंट्स कंसिडर करते हैं या स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं? सो नाइस क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, हम्म। अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं हम्म। फॉर एमबीबीएस। 70% स्टूडेंट प्रेफर रशिया। ओके। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर बिहाइंड दिस। सर क्या रीजंस है, मतलब एक दो जो आप बता सकें? बता रहा हूँ, जैसे हम्म। कि आज से नहीं, 40-50 साल से रशिया से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। हम्म। इट्स ए ट्राइड एंड टेस्टेड कंट्री। हम्म। ठीक है ना। दूसरा चीज, रशियन लोगों के लिए इंडियंस नए नहीं है। हम्म। और रशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर आपका 20 लाख बजट है तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हम्म। और 30, 40, 35 लाख, 50 लाख भी अगर आपका बजट है हम्म। तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली है, जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता यस, है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एट पार इंडिया। हम्म। सेफ्टी सिक्योरिटी हम्म। नॉट न्यू फॉर इंडियंस, हम्म। है ना। और सबसे अच्छी बात, 2021 में एनएमसी गाइडलाइन आया था हम्म। 18 नवंबर को। हम्म। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको हम्म। बताएंगे क्या हम्म। है वो। तो सबसे पहला कंट्री अगर रेस्पॉन्ड देता है कि हाँ, हम एनएमसी के हर एक गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं, वो रशिया ही है। ऐसा रशिया के बाद ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो वेल, प्रेफर करते आफ्टर हैं? रशिया डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर। चाइना है, हम्म। नेपाल है, हम्म। अब जॉर्जिया है, हम्म। देन आपका ताजिकिस्तान है, जो हम्म। यू नो लेह लद्दाख है। जैसे इंडिया का मैप को देखोगे, हम्म। जस्ट ऊपर उसका है। कोई अगर नेबरिंग कंट्री देख रहा है हम्म। और बहुत डेवलप कंट्री है, वी जनरली गेट कंफ्यूज कि ताजिकिस्तान है तो डेवलप कंट्री नहीं सर एक होगा। माइंडसेट बना रहता है क्योंकि हमें पता नहीं है, यस, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है। यस, बट ताजिकिस्तान इज वेरी डेवलप कंट्री। हम्म। आप अगर थोड़ा सा व्लॉगर्स को ब्लॉग देखेंगे, दुशानबे एज ए कंट्री इज अ हम्म। वेरी ब्यूटीफुल, हम्म। वेरी अप क्लास। आपको यूरोप जैसे फील आएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। देन कजाकिस्तान इज देयर। आप बोलने के लिए तो बहुत सारा कंट्री बोल सकते हो, बट हम्म। सिचुएशन देख के हमें हम्म। कभी उसको सजेस्ट करते हैं, कभी नहीं करते। जैसे हम्म। बांग्लादेश है, उज्बेकिस्तान है, टू नेम सम। हम्म। या श्योर सर। तो सर, व्हाट आर द की फैक्टर्स जो एक पेरेंट को या एक स्टूडेंट को देखना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग दिस कंट्री? अगर जैसे उसे एमबीबीएस अब्रॉड करना है, उसने तय कर लिया, तो उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो देखने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनी कंट्री? सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगा ना तेज, देखिए, जो सिचुएशन पहले था हम्म। 2021 18 नवंबर से पहले, ये डेट को हमें याद रखना है हम्म। कि दिस इज द डेट व्हेन द हिस्ट्री हैज बीन मेड। ओके। 2021 18 नवंबर को हम्म। एनएमसी ने एक गैजेट लाया। हम्म। हु इज एनएमसी? व्हाट इज एनएमसी? नेशनल मेडिकल एनएमसी इज काउंसिल। नेशनल मेडिकल हम्म। कमीशन। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कुछ भी करना है इसके कंडीशंस को फुलफिल करके करना है, अदरवाइज हमारा डिग्री वैलिड नहीं होगा। हम्म। राइट। सो उन्होंने जो 4 कंडीशंस लेके आए थे उस प्राइमरी नोटिस में, हम्म। और उस 4 कंडीशन के ऐसा नहीं कि 4 में से 3 फुलफिल कर लें या 4 में से 2, चारों में से चारों कंडीशंस फुलफिल करना है, हम्म। तब जाके आपका डिग्री इंडिया में वैलिड होगा। ओके। तो कुछ भी आपका बजट, आपका कंट्री, हम्म। आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, इंडियन फूड मिलता है कि नहीं, ये सब चीज बाद में आता है। सेकेंडरी है। सबसे पहले आता है कि वो कॉलेज या वो कंट्री क्या एनएमसी की गाइडलाइन को फुलफिल करता है। सर, ऑडियंस के लिए ये आप बता सकें कि एनएमसी गाइडलाइंस कौन सी है? जो आपने 4 की बात की, वो कौन सी 4 एनएमसी यस, गाइडलाइंस है? पहला है, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो वो पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो है हम्म। इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ओके। राइट, इंग्लिश टॉट होनी चाहिए। इंग्लिश टॉट होना चाहिए। नंबर 2, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो मिनिमम 4.5 साल या 54 मंथ्स हम्म। प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए। हम्म। नंबर 3, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका सिलेबस लोकल स्टूडेंट का सिलेबस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सिलेबस सेम होना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हो, अलग पढ़ा रहे हो, हम्म। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से आप सिलेबस दिए, ये चलेगा नहीं। एंड नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आज हम पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे भाई का लड़का या मेरे बच्चे का दोस्त उस कंट्री में चला गया, सर उसमें जाना है। द मोस्ट डेंजरस पॉइंट ऑफ दिस एनएमसी गैजेट के आज अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ने जाना चाह रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का अगर क्लास 2021 18 नवंबर के बाद शुरू हुआ है, क्लास, एडमिशन लेटर नहीं, इनविटेशन लेटर नहीं, वीजा नहीं, क्लास अगर 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू हुआ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हो वो कंट्री आपको उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देना चाहिए, तब जाके
इंडिया में आपका डिग्री वैलिड होगा। नाउ टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई कॉलेज से लेटर नहीं चाहिए, बिकॉज जो लाइसेंसिंग का जो अथॉरिटी है वो किसी कॉलेज के पास नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। वो लाइसेंसिंग का अथॉरिटी या तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हेल्थ मिनिस्ट्री जो उस कंट्री के है वहां से आना चाहिए लेटर कि ये वी प्रोवाइड लाइसेंस टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या उस कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी है, फॉर एन एग्जांपल रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, अगर वो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज कनेक्ट करके और डिस्कस करके और वो ये सेटिस्फाई होके वो लेटर देता है मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी है, तो आप समझ लीजिए वो आपका मान्यता प्राप्त होगा कि हाँ यस वो कंट्री आपको लाइसेंस दे रहा है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यस 4 के अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक पेरेंट्स को और स्टूडेंट को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पहले होता था आपने गलत डिसीजन लिया, आपको कंसल्टेंट ने गलत तरीके से समझाया, आपको इतना डिटेल आपने रिसर्च नहीं किया, या आपने मान लीजिए अपने दूसरे दोस्तों के या किसी के चक्कर में आके आप किसी गलत कॉलेज में चले गए, आपको वो चीज रियलाइज हो जाता है 1 साल 6 महीने या 2 साल बाद, तो फिर आप क्या करते हो, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में किसी और कंट्री या कॉलेज में शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो। ये अलाउड था। कब अलाउड था? जो स्टूडेंट 2021-18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया, एनरोल हो गए। समझ गए जी सर। अब बात यह है कि आप जहां से पढ़ाई शुरू किया खत्म वहीं से ही होना चाहिए। ना यहाँ पे आपको समझना है कि कितना बड़ा रिस्क हो जाता है स्टूडेंट के लिए अगर वो डीप रिसर्च नहीं करके जा रहा है, अगर वो एक सही ट्राइड एंड टेस्टेड कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जा रहा है, अगर एक ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले ही नहीं रहा है जो इंडिया से बाहर आज तक गया नहीं, खाली अपने डेस्क पे बैठ के वीडियो बना रहा है, जियो ने फ्री कर दिया तो उन्होंने वीडियो बना के छोड़ दिया, और ये सोच के हम उसको चूज करते हैं कि मेरे बगल का कंसल्टेंसी है इसको भरोसा करते हैं, या वहां के जो कंडीशन है उसके बारे में जीरो आइडिया है। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। कितना बड़ा रिस्क है आप समझ के देखिए। आप मान लीजिए आपने कोई एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको 6 महीने में ही पता चल जाता है कि बॉस मैंने गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, या वो काउंसलर ने मुझे गलत डिसीजन दे दिया या गलत जगह पे मुझे भेज दिया। आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस रहेगा, या तो पेरेंट्स का जो खर्चा हुआ है उसको इग्नोर करो और रीस्टार्ट करो, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पहले साल आपने जो खर्चा किया वो सारा एक्सपेंसेस जीरो हो गया और फिर आप रिस्टार्ट कर रहे हो। और दूसरा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और बहुत हार्डशिप से आपका पेरेंट्स ने उस पैसे को अगर अरेंज किया है, तो आपको समझना जरूरी है वो बच्चा फिर उस चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, और उसी को कंटिन्यू करेगा। तो देखिए इसीलिए हम कहते हैं कंसल्टेंसी वो चूज करें जो जाने से पहले नहीं, पहुंचने के बाद का भी रिव्यू वीडियो देता है, जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो हम करते हैं। ठीक है सर। सर अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड जा रहा है तो एक जनरल प्रोसेस क्या होता है कि अगर वो स्टार्ट करना चाहे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे आया कि मैं सर मुझे एमबीबीएस जाना है, अब्रॉड से करनी है, तो एक क्या जनरल प्रोसेस होता है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है? सी द प्रोसेस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, है ना। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव का तो बताऊं, देखिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स देके, है ना, वट एवर डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, मेक श्योर कि हम जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे का प्रोसेस सारा चीजें तो हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है राइट टाइम पे अवेलेबल, तो वो पहले फ्लाइट में या सेकंड फ्लाइट में नहीं जा पाता। क्योंकि याद रखिए जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद इन्विटेशन लेटर उस बच्चे का तभी इश्यू होगा जब उसके पास पासपोर्ट है। और बहुत सारे टाइम हमने देखा है, बहुत सारा स्टेट्स है, जैसे लास्ट ईयर में बात कर रहा हूँ ओडिशा एज एन स्टेट, मैं देखा हूँ कि वहां पे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट 3-4 महीने तक मिल नहीं रहा, तो बच्चे का हमने तो आधा प्रोसेस कर दिया। But that's a very big concern, sir. वेरी बिग कंसर्न, बच्चे जा ही नहीं पा रहे, तो जाएंगे नहीं, सेशन ही लॉस हो जा रहा था। तो क्या होता है, पहले हमने डॉक्यूमेंट्स दिया, उसके बाद एडमिशन लेटर आया, फिर एक एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी से, उसके लिए एडुराइजन पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, सारा चीजें करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी और आपके बीच, उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है, फिर वीजा आता है, क्योंकि आपको पता है एडुराइजन जो भी कॉलेज या कंट्री में डील करता है अपना ऑफिस या अपना स्टाफ रखा हुआ है, तो मैक्सिमम केसेस में या तो मैं या मेरे ऑफिस से कोई ना कोई, संजय जी, योगेश जी या पंकज जी, कोई ना कोई जाता है, कुणाल सर, कोई ना कोई जाएंगे बच्चों को लेके। ओके, यस,
ग्रुप के साथ जाते हैं। उसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद देखते हैं कि हमारा वहाँ जो लोकल सपोर्ट है वो बस लेके आ जाता है एयरपोर्ट में बच्चे को रिसीव करने। उसके बाद उनको सिम कार्ड देना, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि स्टूडेंट हैव रीच्ड, एक ग्रुप वीडियो भेज के, ताकि पेरेंट्स भी इधर से थोड़ा सा परेशान हो रहे कि बच्चा पहुंचा कि नहीं। कि पहली बार रहता है कि बच्चे इतने दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। हम यहाँ से सर्च करते हैं कि फ्लाइट तो लैंड हो गया, बच्चे का फोन क्यों नहीं आ रहा है। बट मेनी टाइम्स वी हैव सीन के जब 70-80 बच्चे लेके जा रहे हैं, उसका इमिग्रेशन जब तक नहीं होता हम बाहर नहीं निकलते। और जब तक लास्ट स्टूडेंट का इमिग्रेशन नहीं होता, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें आपको बताना चाहेंगे कि इमिग्रेशन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं मेनी टाइम्स कि लगेज मिसप्लेस हो जाता है, उसमें क्या करना है नहीं करना है जब स्टूडेंट्स पहली बार फ्लाइट करता है। इसीलिए आपको समझना है कि कंसल्टेंट का रोल कितना बड़ा है। जो वहां पे नहीं है, जो कभी उस कंट्री में गया नहीं है, वो कभी इस चीज में आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपने पहुंचे वहां पे, सिम कार्ड दे दिया, बच्चे को रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा टिफिन, पानी बोतल, जूस वगैरह दे दिया। उसके बाद कॉलेज में लेके गए अकॉर्डिंग टू द गिवन लिस्ट, हम हॉस्टल में अलॉट कर देते हैं बच्चे को। फिर उनका वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बैंक अकाउंट, बायोमेट्रिक, लोकल पुलिस रजिस्ट्रेशन, सारा काम कर देते हैं। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। व्हाट एडुराइजन डज कि हम क्या करते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से पहले भेजा हुआ उसी कॉलेज में, हम उनको बुलाते हैं सेकेंड थर्ड डे में कि आओ भाई, जूनियर्स आए हुए हैं। अब मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है। मैं बोलता बेटा ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल का दीदी है, ये तुम्हारा बिहार के भैया है, ये तुम्हारे महाराष्ट्र का भैया है, इनसे मिल लो। तो एक डे वन से ही बच्चे को एक मिल जाता है, हाँ मेरा एक दीदी है यहाँ पे, समवन आई नो फ्रॉम माई नेटिव प्लेस। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि बिल्कुल आपको कंफर्टेबल हो जाता है वो। यस। अब मैं ऐसा तो नहीं है रास्ते में मैं मिलवाता हूँ, मैं उनको एक रेस्टोरेंट में मिलाता हूँ। एंड जनरली मैं आपको बताऊं नवतेज, वो गैदरिंग होता है कम से कम 200-250 बच्चों का, कम से कम बता रहा हूँ मैं। कुछ कॉलेज तो 450-500 का सेरेमनी जैसी हो जाएगी एक बिल्कुल हम पूरा रेस्टोरेंट को बुक करते हैं। एंड इट कॉस्ट मी मोर देन 2-3 lakhs 4 lakhs। समझ गए ना, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो बच्चे एक हेल्पिंग हैंड बन गया, इससे क्या हुआ, बच्चे कुछ भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो हमें नहीं, पेरेंट्स को नहीं, वो उनको करेंगे। और उन किनको करेंगे, जो उस सिटी को, उस कॉलेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट मैं लोकल लेवल पे तो हेल्प कर सकता हूँ, बट एकेडमिक्स में मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कौन करेंगे, दीदी। अच्छा एक और चीज, जैसे यहाँ पे रैगिंग का बहुत प्रचलन है, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे कंसल्टेंट के बच्चे को पता है ये एडुराइजन का स्टूडेंट है, और बच्चे को, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके पास वो सीनियर बच्चों का या सीनियर्स का नंबर है। तो कुछ भी होता है सर सर, तो क्या होता है, कोई उसको हाथ तक नहीं डालते। उसके बाद थोड़ा बहुत जो लोकल शॉपिंग वगैरह होता है वो भी हम करा देते हैं, है ना, थोड़ा सा सिटी टूर करा देते हैं। तो ये एडुराइजन है जो जितना हो सके एक डिफरेंट क्रिएट होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है पूरे की बाकी कंसल्टेंसी से। दैट्स वेरी नाइस सर, बिकॉज आई गेस ये चीज पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती होगी कि उनको फिर फिक्र नहीं होती होगी उतना कि अगर मेरा बेटा या बेटी बाहर जा रहा है तो उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैदुल सर है वहाँ पे। मैदुल सर है बस। तो सर अगर कोई बच्चा एमबीबीएस के लिए जा रहा है तो क्या एक कॉस्ट उसे लेके चलना है कि एमबीबीएस की क्या कॉस्टिंग आ सकती है कोई भी अब्रॉड से करने के लिए? हमने ना बहुत सारे कॉलेजेस हमारे बास्केट में है, और मैं आपको बताऊं, सिंस वी आर केटरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, एवरीबॉडी हैज गॉट देयर बजट। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आता है, कहता है सर हमें वो कॉलेज दीजिए जिसका 6 साल का फीस, हॉस्टल और फूड मिला के अंडर 20 lakhs है, आई वुड से यस मेरे पास कॉलेज है। अगर कोई बोलता है 20-25 लाख की, मैं बोला है मेरे पास है कॉलेज। आपको ऐसा नहीं है कि कोई हल्का कॉलेज दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज होगा, पुराना कॉलेज होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा होगा, एनएमसी के गाइडलाइन को फुलफिल कर रहा होगा। सो इट डजंट मीन कि आप 20 लाख वाला कॉलेज ले रहे तो वो बहुत ही हल्का कॉलेज होगा। व्हाट आई मीन टू से, यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यू हैव पेड लेस। ये चीज एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सर इंडिया में बजट ही कंसर्न आता है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करना चाहे तो वो करोड़ के पार चल जाती है, और कोई भी इंडियन पेरेंट जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एक मेजर कंसर्न होता है कॉस्ट के लिए हमेशा। तो 20 लाख से शुरू होता है बजट, एंड दैट गोज अप टू, देयर इज नो लिमिट।
मेरे पास 20, 25, 30, 35, 40, 50, इवन 2 करोड़ का भी, 4 करोड़ का भी मेडिकल कॉलेज है, मैं एडमिशन करा सकता हूँ। यू हैव टू हैव बजट। बजट ऑफ दैट। यस। सर बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स अपना सब कुछ लगा देते हैं फॉर कि अपने बेटे को मेडिकल कराना है या बेटी को मेडिकल कराना है, और बहुत अभी भी एक धारणा बनी हुई है कि बाहर से मेडिकल का कोई वैल्यू नहीं है। ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अभी भी है। यस। जैसे सर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे दो, एक राम है श्याम है। तो राम के पेरेंट्स को पता है कि उनको आइडिया है कि ठीक है, अब्रॉड से मेरा उतना बजट नहीं है, मैं करोड़ रुपए नहीं दे सकता, तो मैंने राम को भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, जो 35 से 40 लाख में हो गया। बट श्याम के पेरेंट्स ने बोला नहीं नहीं, मैं तो भाई करोड़ रुपए लगा दूं, बट मैं नहीं बाहर भेजूंगा, मुझे नहीं पता वहां पे क्या है नहीं है। तो क्या डिफरेंस आता है सर एकेडमिक में या अपॉर्चुनिटीज में जो श्याम मिस कर देगा और राम को मिलेगी अब्रॉड से एमबीबीएस करने में? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि जैसे अब्रॉड जाने के लिए नीट का ज़रूरी है, हम्म। और इंडिया में एडमिशन के लिए नीट का ज़रूरी है। हम्म। इंडिया में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जैसे आपका स्कोर हाई होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो बच्चे बाहर जाते हैं तो उनका जो है डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता, और इंडिया से ही करने से आपका डिग्री का वैल्यू होगा। ये माइंडसेट सिर्फ इसीलिए बना हुआ है बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। एक, आपको मैं थोड़ा सा फिर पीछे लेके हाँ जाऊंगा। श्योर सर। देखिए, ये पॉडकास्ट इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपके थ्रू मैं डिटेल में चीजें को बिल्कुल सर, एक्सप्लेन करूं। ऐसे देखिए, हेल्पफुल भी होगी स्टूडेंट्स के यस, लिए। 2002 से पहले जो बच्चे एमबीबीएस इंडिया में करके आया है बाहर से पढ़ के, उनको कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता था। अच्छा। वो आते थे और डायरेक्ट लाइसेंस लेते थे। हम्म। ठीक है। 2002 में एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट एक्ट पास हुआ। वो कहते हैं आप बाहर से अगर पढ़ के आ रहे हो तो आपको जो है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस, एफएमजीई। अब बात ये आती है, इंडियन स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को इंडिया का डिग्री इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने चाहे कितना भी पैसा लगा दे, उनको पता है 4.5 साल बाद मेरा बच्चे को डिग्री मिल जाएगा और लाइसेंस भी मिल जाएगा। नाम क्या के डॉक्टर तो लगी यस, कोई भी क्वालिटी चेक प्रोसेस नहीं है, कोई भी एक हिच नहीं है कि मेरा बच्चे को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स उनको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा अब्रॉड जैसे। अब क्योंकि अब्रॉड में एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम में आपको पता है इट्स अ फिल्टरेशन प्रोसेस, कुछ तो फिल्टर होगा ही। आप अगर बाहर, समझ गए ना? तो क्या हो रहा है, जैसे ही वो उसका रिजल्ट आता है, हम देखते हैं 20-25% उसका पासिंग रेशियो है, तो हमको लगता है कि यार उसका क्वालिटी नहीं है क्योंकि इतने कम बच्चे पास आउट हो रहे हैं। दूसरा चीज, जैसे नीट हुआ, आपको मैं बता दूं, मेरे ही चैनल में अपडेटेड है कि 630 वाले बच्चे, 580 वाले बच्चे, मैं तो ये बोलूंगा लास्ट ईयर हमने ऐसे ऐसे बच्चों को भेजा जिनका ऑन एन एवरेज नीट स्कोर 350, 400, 500, 550 है, और वो अब्रॉड जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको इंडिया में सीट नहीं मिला। आपको पता है कितना स्कैम्स हो रहा है, कितने घपलेबाजी हो रहा है। बच्चे कोटा में 3-3, 4-4 साल अपना टाइम दे के इन्वेस्ट करने के बाद भी उनका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैम्स आर हैपनिंग हियर। तो अभी क्या, उनके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। लॉजिक को समझना, इंडिया में एडमिशन मैं आपको सिर्फ नीट स्कोर अगर क्वालिफाई है ना, तभी मैं इंडिया में एडमिशन करा दूंगा। नाउ अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, एक राम है, एक श्याम है। राम के पापा के पास पैसा है, उसके पास सिर्फ 165 नंबर है, अगर 1.25 करोड़ है ना तो उसको इंडिया में एडमिशन करा दूंगा। ऑन द अदर हैंड श्याम, जिसके नीट का स्कोर मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, 550 है, तभी बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है, और उसके पास पैसा नहीं है, बट उसको एमबीबीएस करना है, तो उसके पास क्या चॉइस है? वो अब्रॉड ही जाएगा। डज दैट मीन कि वो अब्रॉड जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, या उसको इंडिया में चांस नहीं मिला? सिर्फ पैसे की बात है, एंड कंपटीशन इतना हाई है अभी तक, सिर्फ पैसे की बात है। आप यकीन करो, 550 वाले के पास अगर 70 लाख भी होता ना, तब भी इंडिया में एडमिशन हो जाता। जस्ट एक बैड लक है उसके लिए कि उसके पापा के पास या उसके फैमिली में वो बजट नहीं है, तब जाके वो 20-30-35 लाख का कॉलेज चूज करते हैं। अब बात आता है तीसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, मैं आपको फिर लेके जा रहा हूं आज से 5-7 साल 10 साल पहले। यूपी में मुश्किल से 3 या 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता था, संतोष, श्रीरामूर्ति स्मारक, एरा। ठीक है, उस टाइम पे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते नहीं थे। नाउ जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि यार अकॉर्डिंग टू द रेशियो
ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग और उसके कंपैरिजन में इंडिया में सीट नहीं है, इट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन दे दिया कि भाई चलो प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि ठीक है भाई 25 एकड़ जमीन चाहिए हॉस्पिटल और हॉस्टल के लिए और कॉलेज के लिए, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट लेट से 250-300 करोड़ रुपए होना चाहिए और आपका हॉस्पिटल 3 साल से रनिंग चाहिए, आप मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन है ऑल हैव केम फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और आप देखो आज के डेट में यूपी में कम से कम 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, हर मेडिकल कॉलेज चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर एक को एक इंस्पेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। देयर आर सेट ऑफ रूल्स अमेंडेड बाय एनएमसी कि भाई अगर मेडिकल कॉलेज खोल रहे इतने प्रोफेसर, इतने हॉस्पिटल, इतना ओपीडी, इतना आईपीडी, इतना सारा चीजें होना चाहिए। आपको पता है ये डिटेल्स रिपोर्ट एनएमसी हर बार वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन करने के बाद अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में न्यूज में डालता है अपने वेबसाइट में। हम आप कोई भी जाके चेक कर सकता है। और वहां पे मैं आपको बता दूं जितने प्राइवेट कॉलेज, अगर 10 प्राइवेट कॉलेज को डिस्क्वालीफाई करता है ना, तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज को भी डिस्क्वालीफाई करता है। अच्छा। तो डजंट मीन कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, सारे क्वालिटी मार्क्स पार कर लिए। यस। ऑन द अदर हैंड आप जब अब्रॉड जाते हो, एक मेडिकल कॉलेज 100 साल से पढ़ा रहा है, वहां पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम टीचर्स हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स बहुत बड़े बड़े और बहुत सालों से चल रहा है, उनका इक्विपमेंट मशीन्स देखोगे, आई वुड से कि 2019-20 में मेरे स्टूडेंट्स चाइना से पढ़ के आके बोलता है कि सर मैं ऑलरेडी रोबोटिक सर्जरी में पार्ट था या थी और यहाँ पे नीस रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी से हो रहा है और रोबोटिक सर्जरी का ट्रेंड इंडिया में 2023 से शुरू हुआ। तो आप सोचो इंडिया में अभी भी, मैं हो सकता गलत हूँ, बहुत ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ जिसके हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी होगा और उस रोबोटिक सर्जरी का पार्ट उस स्टूडेंट को बनाया गया होगा। बट अब्रॉड में 2018-19 में हमारे स्टूडेंट रोबोटिक सर्जरी का पार्ट बन के उस सर्जरी में उन्होंने खुद करके चाइना की में, रशिया की भी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ताम्बोव है, पेट्रोजावोस्क जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी है, जहाँ पे 0 एरर से ऑपरेशन किया जाता है, उसका पार्ट बन के हमारे बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फॉर देम इंडिया में जो बच्चे वापस आएंगे और इंडिया में जब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे ना, बड़े बड़े नेम मेदांता, फोर्टिस है ना, जितने भी बड़े बड़े नेम्स हैं इंडिया में, सबने आज रोबोटिक सर्जरी दे दी और अपने आप को बोस्ट ऑफ करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी दे रहे। बॉस इंडियन स्टूडेंट हो सकता है 1% ना बोले कि मुझे नहीं आता, हमारे अब्रॉड के बच्चे बोलेगा इट्स नॉट न्यू फॉर मी, ऑलरेडी करके आ। तो ये है डिफरेंस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नॉलेज। हमारे लिए क्या है, मैं भी जब इंडिया के बाहर गया नहीं तो मेरे लिए इंडिया ही सबसे बड़ा था। सर वो बोला जाता है, कहावत जो है कि हम कुएं के मेंढक बन के रख जाते हैं, बाहर की दुनिया ही नहीं देखते, हम देखते नहीं कि आगे कितना एडवांसमेंट हो चुका है। उस मेंढक के लिए उस कुआं ही सबसे बड़ा दुनिया है उसके लिए। हमें नहीं पता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर, सी, समुंदर भी है। बस आओ तो कभी हम आपको बाहर निकलो तो पहले। तो सर इन फैक्टर्स के साथ साथ जैसे देखा कि बहुत कॉलेजेस में रोबोटिक्स है या इसके साथ है, तो और कौन से ऐसे फैक्टर्स या होते हैं जो एक स्टूडेंट को देख लेने चाहिए कॉलेज में जाने से पहले, या आप कौन से ऐसे फैक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो ये फैक्टर्स आपको देखने चाहिए? सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि एजुकेशन क्वालिटी को देखो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखो, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है कि नहीं। और हम पर्टिकुलरली एडुराइजन जब एक कॉलेज को प्रमोट करता है ना, जब तक मैं या मेरे टीम खुद उस कॉलेज को जाके देख के सारा चीज जो क्वालिटी हम देखते हैं कि भाई हाँ हमारा एक बेंचमार्क है कि अच्छा कॉलेज कैसा होता है, उसका डिपार्टमेंट, रिसर्च लैब, एनाटॉमी लैब, सारा चीजें, बुक्स में, लाइब्रेरी में कितना अच्छा बुक्स है, सारा चीजें, मतलब जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें पेशेंट्स है कि नहीं, ये सारा चीजें देखने के बाद जब हम सेटिस्फाई होते हैं ना, या हमारा टीम जो है सेटिस्फाई होते हैं, तभी जाके हम उस कॉलेज को रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। हो सकता है वो कॉलेज हमें बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा हो, नहीं, सॉरी। सर इसमें एक्रेडिटेशन कोई रोल प्ले करता है? यस कॉलेज, यस। देखिए एनएमसी गाइडलाइन को फुलफिल करता है, मींस वो तो कॉलेज कंपलसरी एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है। बिल्कुल। देयर आर सर्टेन एक्रेडिटेशंस जिसको मुझे लगता है अगर आपके कॉलेज के पास है तो
आपके लिए एडेड एडवांटेज है। फॉर एन एग्जांपल, आपका कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के लिस्ट में होना चाहिए, जो WHO से मेंटेन्ड है। आपके कॉलेज ECFMG, एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो यूएस का NMC बोल सकते हैं हम, उसमें लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो है तो आप यूएसए में भी अगर कोई बच्चा देना चाहते हो आप दे सकते हो। यू नो, GMC, जनरल मेडिकल कमीशन, जो यूके है। इनफैक्ट मैं अगर इस बात को शॉर्ट करके बताऊं, मैक्सिमम 99% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वी आर डीलिंग आर so good that the degree from that college are valid all over the world, ग्लोबल रिकॉग्निशन है globally सारा। recognized. तो सर जैसे आपके तो बच्चे मतलब आई गेस ग्लोब के हर एक कंट्री में लगभग, तो यू हैव सेड मोर देन, अभी बात हो रही थी सर से, तो मोर देन 4000 स्टूडेंट्स आपने भेजे बाहर। Right. तो और सबसे आप कनेक्टेड रहते हो, आपने बोला कि सबके बिल्कुल मैसेजेस आते हैं। बिल्कुल। तो सर जब पहली बार बच्चे जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है, जैसे मैं भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो अपने होम टाउन से दूर कर रहा हूँ, तो फूडिंग की कभी कभी अडेप्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको कौन से ऐसी बच्चों ने बताया कि मैदुल सर ये दिक्कतें आ रही हैं, और फिर कैसे उन्होंने उस चीज को सॉल्व किया कि आने वाले बच्चे जो उस कंट्री में जाना चाह रहे हैं वो उसको सॉल्व कर पाए, मतलब उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए, जब एक बच्चा अब्रॉड के लिए जाता है, उसके अंदर, उसके मन में ना दो चीजें होता है। एक फील गुड फैक्टर भी होता है कि नया कंट्री जा रहे हैं, और दूसरा होता है क्योंकि इंडियंस आर वेरी इमोशनल, राइट। तो उनको एक डर भी लगा रहता है कि यार माँ बाप को छोड़ के जाएंगे। भले ही उनके सामने पेरेंट्स, खास करके पापा, नहीं दिखाते हो, मम्मी थोड़ा बहुत रो लेते हैं ठीक है ना। बट क्या होता है, बच्चे भी, मैं देखता हूँ एयरपोर्ट में अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक लेते हैं कि हाँ यार रोना नहीं है, मम्मी रो देंगे या पापा रो देंगे। तो है ना, दोज आर वेरी करेजियस स्टूडेंट, आई मस्ट से। तो एक तो वो रहता है, उनके अंदर ये भी रहता है कि यार अब्रॉड जाएंगे, एक सपना देखना शुरू कर देता है। द डे दे अप्लाई टू अस, उस दिन से ना वो सपना शुरू कर देता है देखना कि आई एम गोइंग टू रशिया, आई एम गोइंग टू चाइना, आई एम गोइंग टू दीज कंट्रीज, यू नो। तो एक तो उनके अंदर फियर फैक्टर भी रहता है, एक उनके अंदर एक अच्छा लगता है कि चलो हम एक नया कंट्री जा रहे हैं, नया लैंग्वेज, नया लोग, नया वेदर ऑल टुगेदर होता है। तो मुझे लगता है, देखिए, इट्स अ मिक्स फीलिंग। अब यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि एडुराइजन का रोल यही रहता है, मैं आपको जैसे पहले भी मैंने बताया, कि हम एक लोकल गार्जियन की तरह रोल प्ले करते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंसी है, एयरपोर्ट से टाटा बाय बाय कर दिया एंड यू आर डन, ठीक है ना। फोन उठाए ना उठाए भैया, सारा चीजें। बट हमारा क्या है, मैंने आपको बोला 90% केसेस में अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा अर्जेंसी ना हो, मैं खुद या मेरे ऑफिस से कोई ना कोई जाएंगे। दूसरा, उसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद मैं क्या करता हूं, जो मेरे लोकल लोग हैं, मेरा लोकल दोस्त है, मेरा जो लोकल स्टाफ है, उनका नंबर भी मैं बच्चे को दे देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गए, मैंने आपको बोल दिया ये संजय सर है, ये रशिया में ही रहते हैं, और इनका ये नंबर है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील लाइक एनी अनसेफ प्रॉब्लम या कोई अराइजेस, दिक्कत हो, आप इनको कॉल कर सकते हो। चाहे और वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, कुछ भी हो, हम्म, कुछ भी हो। उसके बाद संजय जी का नंबर मान लीजिए मैं पेरेंट्स को भी शेयर कर देता, तो पेरेंट्स के पास मेरा भी नंबर है, उनके पास भी उनका भी नंबर है। तो उनको, बच्चे को लग जाता है कि हाँ भाई, देयर इज समवन हु वुड एक्ट एज ए गार्जियन हियर, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं किसी को तो अप्रोच कर सकता हूँ। तो वो एक फियर फैक्टर को हम चाहे कोशिश करते हैं रिड्यूस करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि हम सीनियर से मिलवा देते हैं, तो एक दीदी और भाई वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, छोटे वाला बड़े वाला, तो उससे भी एक एक फैमिलियरिटी बना देते हैं। तीसरा, वहां पे हम बहुत ज्यादा क्लब्स बना रखे हैं, जिससे हम हर एक फंक्शंस को, इंडियन का जो फेस्टिवल्स है, दिवाली, होली, ईद, कुछ भी हो, यू नेम इट, वी सेलिब्रेट इट, ताकि उनको ये लगे होम अवे फ्रॉम होम। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं, ड्यू टू द डिमांड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंडियन मेस भी खोल रखा है, वेज और नॉन वेज खाना देते हैं, ताकि उनको लगे कि मम्मी का हाथ का, देखो मम्मी का हाथ का खाना तो नॉट पॉसिबल, बट वी ट्राई, हम एटलीस्ट इंडिया से, ट्राई तो है कि भाई यस, मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं जितना हद तक उस फियर फैक्टर को पैसिफाई किया जाए। तो सर आपके अकॉर्डिंग यही चीज है जो एडुराइजन को अलग बनाती है बाकी कंसल्टेंसी से, बिकॉज जहां तक हमें आइडिया है कि ये अगर मैं ऐसे बोलूँ तो पोस्ट अराइवल जो होता है, पोस्ट अराइवल सर्विसेज होती है, ये दिस एडुराइजन की ये यूएसपी है कि भाई नो वन कैन बीट ऑन दिस, जो फैमिली वाली फीलिंग हम दे पाते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। तो सर अगर कोई बच्चा है और उसे एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, तो हाउ एडुराइजन विल हेल्प देम, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है एडुराइजन को, और एडुराइजन कौन कौन से उसके प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, अगर वो आप बता दें। देखिए नवतेज, आज डिजिटल एरा है, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, यूट्यूब है, वी आर देयर, एंड थैंकफुली बाय द
grace of Almighty and the you know the trust of my people. the people, the students, beloved students and respected parents, we have crossed more than 78,000 80,000 सब्सक्राइबर, जेनरिक सब्सक्राइबर। तो उससे आप यूट्यूब से आप कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम है, फिर हम फेसबुक पे हैं, वेबसाइट पे है, हम लोग लिंक्डइन पे है, हम लोग एक्स पे है, हम लोग आप यू नेम पिंटरेस्ट पे है, तो यू नेम द प्लेटफॉर्म वी आर देयर। उसके बाद आपको सिर्फ हमें अप्रोच करना है, डे वन पे ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम कहते हैं कि एडुराइजन इज डिफरेंट। यस। तो सर अगर कोई बच्चा है और उसे अपनी एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एडुराइजन उनके किन किन स्टेप्स में हेल्प करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशंस, एग्जाम प्रिपरेशंस, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, उसका इनविटेशन, उनका वीजा, सारा काम हैसल फ्री करते हैं। और उसके बाद पोस्ट अराइवल में जैसे मैंने आपको बताया, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, एयरपोर्ट रिसीव, हॉस्टल सेटलमेंट, लोकल पुलिस रजिस्ट्रेशन, सारा काम है। आपको बताऊं, हर्षवर्धन करके एक स्टूडेंट था हमारा जी, छत्तीसगढ़ से, सेकेंड ईयर में उसको पैरालाइज हो गया एक तरफ। नाउ ही वाज एडमिटेड फॉर मोर देन 4 months। अब बात यह है कि आपको पता है कि अब्रॉड में जो भी बच्चे जाते हैं उनका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। उस टाइम पे कोरोना था, पेरेंट्स जा नहीं पा रहे थे। आपको पता है मेरे जो लोकल लोग थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने अपने घर बार अपने बच्चे को छोड़ के हॉस्पिटल में नीचे, अभी अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, आपके हॉस्पिटल है तो आप उनके बेड के पास जाके खड़े, नहीं, अलाउड नहीं है। तो आप रिसेप्शन में वेट करोगे और अपडेट लेते रहोगे, हर 2 मिनट में, हर 2 घंटे में। उनके पेरेंट्स को वो इसलिए बैठे रहते थे ताकि उनके पेरेंट्स को ये फील ना हो कि देयर इज नो वन विथ माय चाइल्ड, और उनके पेरेंट्स को 2 घंटे में अपडेट देते थे। एंड ये सेंस ऑफ ट्रस्ट बढ़ाती है एडुराइजन। यस, और कोरोना में वो फ्लाइट वगैरह था नहीं, और फ्लाइट का कॉस्ट ही इतना आ रहा था, सिचुएशन तो बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। नाउ थिंग्स आर गेटिंग, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो और वर्स्ट चीज है। जब डिस्चार्ज हुआ तो पता चलता है कि वो जो बीमारी था वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं था, और जो कंपनी वाले थे 18 लाख का उन्होंने बिल थमा दिया। जो कॉलेज में पढ़ने गया उसका टोटल खर्चा 25 लाख, 4 महीने का बिल 18 लाख रुपए, और वो आर्मी से थे। ही वॉज वेरी जेन्युइन पर्सन, बड़ा वाइट सा इनकम है उनका, आप तो जानते हो आर्मी वाले हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, तो वो कहते सर मैं कहाँ से लाऊं, उसको हमने फिर एस्केलेट किया हमने यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी ने भी बहुत हेल्प किया। वो दैट्स अ न्यू स्टोरी, बहुत टाइम लग जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इंश्योरेंस वालों से किया बात, फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस पे लिया, फिर जाके वो पेमेंट को इन्होंने विड्रॉ किया, देना नहीं पड़ा। तो आप सोचिए, अगर ऐसा सिचुएशन में कंपनी खड़ा है तो कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहा होगा ना आपके लाइफ में। बिल्कुल। फिर भी ऐसा पेरेंट्स, ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो 20-20, 25-25 हजार के चक्कर में ऐसा कंसल्टेंसी से एडमिशन लेते हैं जो फ्यूचर में आई एम श्योर कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको यकीन करो या ना करो, आज आपको पता चलेगा कि सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है। 20-25 हजार रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके चक्कर में आप एडुराइजन को क्वेश्चन, आई ऑलवेज टेल ऑल माय पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो फीस मांगते हैं कि सर आप फीस स्ट्रक्चर भेजो, मैं बोलता हूं आप अगर किसी फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली सर्विस को भी कंपेयर करो। आप एक गाड़ी ले रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मारुति का, तो आप बोल रहे हो भैया इसका तो 4 लाख प्राइस है, और बोल के उसका LXI मॉडल ले रहे हो, और मैं आपको ZXI मॉडल दे रहा हूं जो टॉप मॉडल है। दोनों कंपेरेबल है प्राइस में? बिल्कुल नहीं। वी स्टैंड डिफरेंट बिकॉज वी कैन अश्योर यू nobody can beat us in services. So sir, it was very nice talking to you. Pleasure. And I guess जो भी बच्चे MBBS अब्रॉड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड होपफुली आगे और पॉडकास्ट आपके साथ जरूर करेंगे। Yes. Thank you sir for calling. Pleasure is mine. Nice talking to you.